नमस्कार मित्रों, इम्फान IAS PCS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के 22वें पॉइंट पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग पर चर्चा करेंगे। इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में किया गया है। तो यहाँ से हम लोग 22 पॉइंट से हम लोग संवैधानिक निकाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को प्रारंभ करेंगे। तो जितने भी संवैधानिक निकाय हैं सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद असंवैधानिक निकाय नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर चर्चा करेंगे। तो आज से हम लोग संविधान में ये संवैधानिक निकाय शुरू कर रहे हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत रखा गया है। तो 148, 149, 150, 151। तो ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। तो यहाँ पूरा अनुच्छेद देख लेते हैं जो कि 148 से 151 तक है। तो अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किया गया है। 150 में संघ तथा राज्यों के लेखा के प्रकारों का वर्णन किया गया है। और 151 में समपरीक्षा प्रतिवेदन जो वो राष्ट्रपति या राज्यपाल को देता है उसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, कोई निश्चित वर्ष नहीं। तो सही आंसर है 6 वर्ष, मतलब 65 साल ये 6 वर्ष, जो भी पहले हो वही होता है। तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होता है। इससे पहले वह किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। राष्ट्रपति द्वारा उसे उसी प्रकार हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, अर्थात वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। अर्थात यह दोनों सदनों के विशेष बहुमत के साथ दुर्व्यवहार या अयोग्यता पर प्रस्ताव पारित कर ही उसे हटाया जा सकता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद सृजित किया गया। ऑप्शन में संसद द्वारा, संविधान द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो ये भारत के संविधान द्वारा ये पद सृजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र देता है। लोकसभा अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र जो है रिजाइन है वो राष्ट्रपति को देता है, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। तो सही आंसर सी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य महानियंत्रक लेखा परीक्षक का नहीं है। तो पहला है कि वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। दूसरा, केंद्र से सहायता प्राप्त करने वाले सभी आपसी संस्थाओं का लेखा परीक्षण करता है। तीसरा है वह भारत की संचित निधि की रक्षा करता है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी, तीसरा भी सही है। चौथा है कि वह राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट संसद में रखा जाता है। तो ये गलत है क्योंकि राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट विधानमंडल में रखा जाता है, न कि संसद में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखा परीक्षक का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण रखना होता है। कार्यपालिका के, न्यायपालिका के, व्यवस्थापिका से उपरोक्त कोई नहीं। इसका प्रमुख कार्य है कार्यपालिका के व्यय पर नियंत्रण रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है। संसद, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वित्त मंत्री। तो इसका सही आंसर है संसद, अर्थात संसद ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण के वेतन, भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान होता है। तो वित्त आयोग भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नीति आयोग भारत का न्यायवादी। तो इसका सही आंसर है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अधिकारी जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देन में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ये इसका सही आंसर पहला वाला है क्योंकि इससे रिलेटेड कई ऐसे क्वेश्चन अभी बार बार आ रहे हैं। तो इसका सही आंसर पहला वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? पहला है संघ सरकार, दूसरा राज्य सरकार, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वह संघ और राज्य दोनों के लिए काम करता है, अर्थात इसका सही आंसर सी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन आधारों पर दोष सिद्धि करने के बाद संसद के दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत प्रस्ताव पारित कर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन में है कदाचार, अक्षमता, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त दोनों अर्थात कदाचार और अक्षमता के आधार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संसद में 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात क्या है? कंप्ट्रोलर, ऑडिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया अपना रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो ऑप्शन में है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष को, वित्त आयोग को। तो अपनी रिपोर्ट अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर कार्य करती है? तो इसका सही आंसर है प्राक्कलन, मतलब ये ऑप्शन दिया है प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति, विशेषाधिकार समिति। तो सही आंसर है लोक लेखा समिति। तो इन समितियों पे हम लोग वीडियो बना भी चुके हैं, वहाँ पे देख चुके हैं। तो वहाँ भी ये क्वेश्चन आया था और यहाँ भी ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस सेवानिवृत्त अधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन में है महानियंत्रक परीक्षक, भारत का महान्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का महाधिवक्ता। तो इसका सही आंसर है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना पद छोड़ने के बाद किसी अन्य पद, चाहे वह भारत सरकार का हो या राज्य सरकार का, ग्रहण नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य नहीं है? तो पहला है कि आकस्मिकता निधियों और लोक लेखा से संबंधित केंद्र एवं राज्य सरकार के लेन देन का परीक्षण करना है, ये एकदम सही है। दूसरा रक्षा लेखाओं का आकलन करना, तो यही गलत है। तीसरा सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं के लेखाओं का लेखा परीक्षक करना, एकदम सही है। और चौथा है राज्यों के लेखाओं का संकलन करना, तो ये भी सही है, अर्थात बी वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जो उसे संसद के पटल पर रखता है? तो इसका देखिए ऑप्शन में दिया 148, 149, 150, 151। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 151। तो यहाँ आप देख सकते हैं 151 के तहत जो संपरीक्षा प्रतिवेदन जो वो राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखवाता है, जबकि राज्यों में वह राज्यपाल को देता है, वह उसे विधानमंडल में रखवाता है। तो सही आंसर 151 है। तो अनुच्छेद 151 के तहत भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके रिपोर्ट देता है, जो उसको विधानमंडल के पटल पर रखवाता है? तो अभी हमने आपको देखिए पीछे बताया, राज्यपाल को। राज्य से अगर संबंधित रहेगा है तो राज्यपाल को देगा, केंद्र से संबंधित रहेगा तो राष्ट्रपति को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन किसके समान होता है? तो पहला है उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, भारत के महान्यायवादी के समान, भारत के राष्ट्रपति के समान। तो इसका सही आंसर है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान, अर्थात ए वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक का अधिकारी का पद सबसे महत्वपूर्ण बताया था? तो ऑप्शन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने महालेखक परीक्षक का जो अधिकारी का पद है उसे बहुत ही महत्वपूर्ण बताया था। तो आज हम लोगों ने 22वें पॉइंट पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये संवैधानिक निकाय है, इस पर हम लोगों ने प्रश्न उत्तर देखा। इम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।